हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर 1985। इसको आमतौर पे आरसीओ भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो ऑर्डर है ये ज़ियाउल हक ने 2 मार्च को जारी किया था और इस ऑर्डर के ज़रिए इन्होंने आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील की और आगे चल के इसी ऑर्डर की बुनियाद पे जो चीज़ें तब्दील हुई वो 8वीं तरमीम के अंदर भी शामिल की गई। ठीक है। सो एक्चुअली 1985 में इलेक्शन होते हैं, पूरे पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब करवाते हैं और ये विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन थे, यानी गैर जमाती इलेक्शन थे। तो अब पार्लियामेंट का सेशन होना था। आपको पता है जैसे इलेक्शन हो जाते हैं तो पार्लियामेंट का पहला सेशन बुलाया जाता है, वो होना था 23 मार्च को। लेकिन उससे पहले पहले ज़ियाउल हक साहब ने ये आरसीओ जारी करके यानी कि वारदात डाल दी और आगे चल के फिर इनको कहा कि भाई इस आरसीओ को आप जो है ना वो वैलिडेट भी कर दें। तो खैर पार्लियामेंट बेचारी क्या करती, मजबूर थी, उन्होंने भी इसको वैलिडेट कर दिया और ज़ियाउल हक को मज़ीद 5 साल के लिए सदर भी मुंतखब कर दिया। तो अब ये आरसीओ क्या है, इसमें क्या चीज़ें शामिल थीं, ये हम आपको डिटेल में बताते हैं। डिटेल से पहले भाईजान बैकग्राउंड तो सुन लो। अब बैकग्राउंड सर अच्छे से सुन लो, ये मैं आपको पूरी एक हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। तो देखो यार, हुआ ये था कि 5 जुलाई 1977 में मार्शल लॉ लगा था। ठीक है, किसने लगाया? ज़ियाउल हक ने। किसके खिलाफ? भुट्टो के खिलाफ। भुट्टो की हुकूमत थी, उसको ख़त्म कर दिया। और साथ में जब मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने एक और काम किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा 73 का, उसको सस्पेंड कर दिया, इसको मअतल कर दिया, इसको सुला दिया, इसको टीका लगा दिया। ख़त्म नहीं किया, एब्रोगेट नहीं किया, सस्पेंड किया। ठीक है। खैर वक्त गुजर गया, ज़ियाउल हक साहब आगे चल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं पूरे पाकिस्तान के और वो मालिक बन जाते हैं, हर चीज़ वही कर रहे होते हैं। लेकिन आगे चल के भाईजान लोग उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो वो मजबूरन क्या करते हैं, मुल्क में इलेक्शन करवाते हैं और वो करवाते हैं 1985 फरवरी के अंदर। और ये इलेक्शन नॉन पार्टी बेस्ड थे। ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी जो बड़ी सियासी जमातें थी उन्होंने बाइकआउट भी किया था, अपने बंदे खड़े नहीं किए। तो ज़्यादातर जो है ना आज़ाद उम्मीदवार लोग थे और इवन के उस टाइम एक तहरीक चल रही थी, MRD, मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें जितनी भी सियासी जमातें थे उन्होंने तो बाइकाट ही कर दिया। ठीक है। लेकिन भाई जैसे तैसे भी इलेक्शन हो गए। यहाँ पे याद रहे, जब ये इलेक्शन हुए थे तो मुल्क में फिर भी मार्शल लॉ के जो कवानीन थे वो नाफिज थे। आगे फिर क्या होता है कि जनाब इलेक्शन हो गया। 2 मार्च 1985 को ज़ियाउल हक साहब क्या करते हैं, एक ऑर्डर जारी करते हैं, रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। और इस ऑर्डर के ज़रिए वो आइन में बहुत सारी चीज़ें तब्दील करते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं और साथ में जो प्रेसिडेंट होता है, जो सदर होता है, उसके जो इख्तियारात थे उसमें इजाफा किया, यानी अपने आप को मजबूत किया। अब ये इन्होंने ऑर्डर जारी किया 2 मार्च को। लेकिन अब आगे चल के पार्लियामेंट का सेशन भी आ जाता है 23 मार्च को। तो पार्लियामेंट वालों को पहले दिन ये कहते हैं कि भाई बात सुनो, मैंने ये जो ऑर्डर जारी किया था ना, इसको तुम पहले जो है ना वो करो, क्या कहते हैं, इसको ऑफिशियली वैलिडेट करो और इसको ओके करो। ठीक है, फिर ही जाके मामला चलेंगे। तो जनाब 23 मार्च को जो है ना पार्लियामेंट का सेशन होता है, जॉइंट सेशन होता है नेशनल असेंबली और सेनेट का। उसमें सबसे पहले तो ज़ियाउल हक साहब जो है ना वो हलफ लेते हैं दोबारा प्रेसिडेंट का। ठीक है ना। पहले तो रेफरेंडम के जरिए प्रेसिडेंट थे ना, 1984 में रेफरेंडम की वजह से प्रेसिडेंट बने थे। बल्कि उससे पहले भी प्रेसिडेंट थे, 1977 में जब मार्शल लगाया था तब भी प्रेसिडेंट थे। यानी ये बन गए थे बाद में, जब हमारे फजल इलाही साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन अब उसने कहा कि अब जी मैं चाहता हूँ मुझे पार्लियामेंट भी अपना सदर माने। तो पार्लियामेंट के सामने हलफ लिया और साथ में ये जो ऑर्डर था ना, रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर, इसको जनाब ऑफिशियली नाफिज कर दिया गया। अब इस ऑर्डर में आइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें तरमीम की गई और वो फिर आगे चल के 8वीं जो हमारी तरमीम आई थी आइन के हवाले से, उसमें भी शामिल कर दी गई। खैर भाईजान, ये सारा कुछ आरसीओ हो गया। अब आगे चल के क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जनाब लोग जो है ना वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं भाई एक तरफ मार्शल लॉ भी इसने लगाया हुआ है ज़िया ने, और एक तरफ आइन भी वो उसने जो है ना रिवाइव कर दिया है इस ऑर्डर के ज़रिए, आरसीओ के ज़रिए। तो भाईजान ये क्या हो सकता है कि यानी कि मार्शल लॉ के भी कवानीन लागू हैं और आइन भी बहाल है? ये मतलब दो चीज़ें कैसे चल रही हैं? इवन कि उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बने थे मोहम्मद खान जुनेजो, उसने तो कमिटमेंट दे दी। उसने कहा भाई मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ 1 जनवरी 1986 को इंशाअल्लाह ताला मुल्क से जो मार्शल लॉ के जो रूल्स रेगुलेशन है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी मार्शल लॉ उठा दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे आइन और मार्शल लॉ दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये ज़ियाउल हक साहब की गिदड़ सिंगी थी भाईजान। एक तरफ मार्शल लॉ के रेगुलेशन भी नहीं ख़त्म किए थे और ऊपर से जनाब वो आइन को भी रिवाइवल कर दिया आरसीओ के ज़रिए, और वो भी बाद में डंडे के ज़रिए पार्लियामेंट से ही रिवाइव कर दिया, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद बनी थी 1985 के बाद। ठीक है। लेकिन आगे चल के फिर ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि यार मुझे आरसीओ से मज़ा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें एक्चुअल में ना आइन के अंदर शामिल की जाएँ जिस तरह की जाती हैं।
तो लोगों से उसने पूछा कि भाई आइन में अगर मैं कोई चीज़ तब्दील करनी हो तो कैसे करनी होती है? उन्होंने कहा सर आइनी तरमीम। और आइनी तरमीम कौन लेके आता है? पार्लियामेंट लेके आता है। तो इसने फिर डंडा दिया किनको? सियासतदानों को। वही पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा चलो भाई अब ये आरसीओ वाली जो जो चीज़ें हैं वो तुम सारी दोबारा आइन के अंदर शामिल करो अब 8वीं तरमीम के ज़रिए। तो खैर फिर 8वीं तरमीम आई और 8वीं तरमीम के अंदर जनाब बहुत सारे लोगों ने कहा कि 8वीं तरमीम के अंदर पहली मरतबा ऐसे हुआ कि मार्शल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया, यानी एक अजीब किस्म का हाइब्रिड सिस्टम उसने बना दिया। और साथ में फिर इसने 8वीं तरमीम के अंदर अपने आप को बहुत सारे इख्तियारात दिए, वो मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताता हूँ। और आखिरकार ये 8वीं तरमीम जो है वो 17 अक्टूबर 1985 को मंजूर हो जाती है असेंबली से। ठीक है, यानी ज़िया-उल हक साहब ने डंडे के ज़रिए आइन में तरमीम करवाई और अपनी जो ख्वाहिशात थी ना जो उसने आरसीओ में बताई थी वो जाके 8वीं तरमीम में के ज़रिए आइन के अंदर पक्की पक्की डाल दी इस बंदे ने। खैर भाईजान आगे चल के फिर 1985 उसी साल को प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और 30 दिसंबर 1985 को ज़िया-उल हक साहब आखिरकार फॉर्मली मार्शल लॉ को भी लिफ्ट कर देते हैं, उठा देते हैं, मार्शल लॉ ख़त्म कर देते हैं और वो भी पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग के दौरान। और इसी तरीके से 8 साल का उनका जो मिलिट्री रूल था वो ख़त्म हो जाता है। अब उन्होंने उस दिन क्या किया, एक ऑर्डर जारी किया, उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ विथड्रॉल ऑफ मार्शल लॉ, 30 दिसंबर। अब इस ऑर्डर को अगर आप ओरिजिनल पढ़ेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ था कि जी पार्लियामेंट वैसे का वैसे काम करेगी, जो इलेक्शन हुए थे 85 के नतीजे में जो पार्लियामेंट बनी थी वो वैसे के वैसे काम करेगी। अच्छा जी 8वीं तरमीम जो मंजूर की इस पार्लियामेंट ने वो भी रहेगी। बाकी मार्शल लॉ के दौरान जितने भी इसने ऑर्डर जारी किए थे जैसे लॉज कंटिन्यूस इन फोर्स ऑर्डर 1977, पीसीओ 5 जुलाई को, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के जो फैसले थे, मिलिट्री अदालतें थीं, मार्शल लॉ रेगुलेशन ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी लटरम बटरम चीज़ें थी वो सारी उड़ा दी, यानी मार्शल लॉ ख़त्म। तो मार्शल लॉ कब ख़त्म हुआ है दोस्तों? 30 दिसंबर 1985 को। ये हमेशा बात आप लोगों ने याद रखना है। और मार्शल लॉ ख़त्म करने से पहले उसने क्या किया, आइन को रिवाइव किया। और आइन को रिवाइव कब किया? एक्चुअल जो ऑर्डर जारी किया 2 मार्च को, लेकिन 23 मार्च को पार्लियामेंट के जरिए उसको दोबारा रेक्टिफाई करवाया और वो ऑफिशियली एक्टिव हो गया। और फिर जो उसने आरसीओ के अंदर जो चीज़ें आइन के अंदर तब्दील की थी वो दोबारा उसने 8वीं तरमीम में भी शामिल करवा दी। ठीक है जी। अब हम ज़रा देखते हैं कि ये जो रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आरसीओ था इसके साइलेंट फीचर्स क्या थे। इसमें मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसने तब्दील की, कहा जाता है लगभग इसने 65 चीज़ें तब्दील की आइन के अंदर। 65 चीज़ें भाई, 65 आर्टिकल्स, यानी इससे बड़ी तब्दीलियां अभी तक किसी ने नहीं की। मतलब इसने उसके बाद खैर 18वीं तरमीम में तकरीबन 90 के लगभग आर्टिकल तब्दील किए गए थे और उनमें चीज़ें तब्दील की गई थी, लेकिन ये उससे पहले ये बड़ा था। सबसे पहले जनाब आरसीओ के ज़रिए जो रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है दोस्तों, उसके ज़रिए पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव किया गया, उसको ज़िंदा किया गया। बेचारे को मतलब मार तो नहीं दिया गया था, बेहोश था, उसको होश में लाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल रिस्टोर नहीं किया ओरिजिनल फॉर्म में जैसे था। बल्कि ज़िया ने क्या किया, इस आरसीओ के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियाँ की, यानी अमेंडमेंट की। किसके ज़रिए? आरसीओ के ज़रिए। ठीक है। और इसके अलावा इस आरसीओ के ज़रिए जो सदर के इख्तियारात थे उनमें इजाफा कर दिया गया, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर के मामले में, पार्लियामेंट के मामले में। यानी जो बैलेंस ऑफ पावर था ना, पहले पार्लियामेंट मजबूत हुआ करती थी भुट्टो के दौर में, अब यहाँ पे सदर के इख्तियारात ज़्यादा बढ़ गए और पार्लियामेंट के इख्तियारात थोड़े कम हो गए। इसके साथ जो सदर को सबसे ज़्यादा जो पावर मिली वो मिली टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। यानी अब सदर के पास ये इख्तियार आ चुका था आर्टिकल 58(2)B के ज़रिए कि वो असेंबली को तहलील कर सकते हैं अगर उनको लगे और अगर वो सेटिस्फाई हों, वो मुतमईन हो जाएं कि ये जो हुकूमत है आइन के तहत नहीं चल रही। इसका मतलब है कि जो भी हुकूमत होगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी पार्लियामेंट होगी, अगर वो टोपी ड्रामा करेगी तो सदर साहब उसको उड़ा के ख़त्म कर देंगे। किस आर्टिकल के ज़रिए? आर्टिकल 58(2)B। ये जो बदनाम ज़माना आर्टिकल सुना है ना आप लोगों ने, आर्टिकल 58(2)B, 58(2)B, भाई साहब ये आरसीओ में पहले शामिल किया गया था, जो ये ज़िया-उल हक ने ऑर्डर जारी किया। फिर यही चीज़ कुछ दिन के बाद 8वीं तरमीम में भी शामिल किया गया। तो वैसे हम अक्सर जब पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी 8वीं तरमीम के अंदर ये आर्टिकल 58(2)B, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये ज़िया-उल हक ने पहले आरसीओ में ये चीज़ ऐड की, ठीक है, जो उसने ऑर्डर जारी किया था रिवाइवल का, और बाद में फिर पार्लियामेंट के ज़रिए इसको आइन के अंदर 8वीं तरमीम के ज़रिए आइन के अंदर भी शामिल करवा दिया, पक्का पक्का। ठीक हो गया। तो अब इसके पास प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा इख्तियारात आ गए। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है।
जिसको करारदाद मकासद कहा जाता है। जो हमारा आइन है ना, जब हम अपना आइन की किताब खोलते हैं तो उसका जो प्रियम्बल है, इंट्रोडक्शन, उसमें यह करारदाद मकासद है जो 1949 के अंदर, मार्च के अंदर मंजूर की गई थी। ज़िया-उल हक ने क्या किया, इसको आइन का एक्टिव हिस्सा बना दिया, यानी आर्टिकल के अंदर इसको लगा दिया, और आर्टिकल 2A के अंदर उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को शामिल किया, जो आज भी वो मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो करारदाद मकासद थी ना, उसके अंदर एक वर्ड था फ्रीली, उसको उसने ख़त्म करवाया। वो कहाँ पे लिखा हुआ था, वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं ना, वो अपने मज़हब और कल्चर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके ऊपर अमल कर सकते हैं और फ्रीली अमल कर सकते हैं। ये एक्चुअल में लिखा हुआ था। ज़िया-उल हक ने वो लफ्ज़ फ्रीली ख़त्म कर दिया। समझ गए ना। वो चाह रहे थे कि बस ठीक है, ये मुसलमानों का मुल्क है, इनकी ऐसी की तैसी, थोड़ा ये लफ्ज़ फ्रीली तो ख़त्म करो। बस इतना है कि तुम लोग अपने मज़हब और कल्चर के ऊपर अमल कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल्ड, फ्री होके ज़्यादा नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा जनाब सदारती प्रेसिडेंट जो इख्तियारात थे वो बढ़ाए गए, प्राइम मिनिस्टर के मामले में, गवर्नर के मामले में, सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, जजेस, सुपीरियर कोर्ट, ये सारे बड़े काम जो है ना वो सदर ने अपने हाथ में ले लिए। इसके अलावा जनाब जो इलेक्ट्रल कॉलेज बनता है, यानी वो जो कॉलेज बनता है सदर के इलेक्शन के लिए असेंबलीज़ का, वो भी जनाब मुतारिफ़ कराया गया अच्छे से। अब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी सेनेट और नेशनल असेंबली और 4 सूबा असेंबली मिल के इलेक्ट्रल कॉलेज बनाएंगे और सबको इक्वल वोटिंग वेट दिया गया। इसके अलावा इसने कहा था कि आरसीओ के जरिए आर्टिकल 52A के अंदर उसने प्रपोजल दिया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया जाए, और उसके अंदर जनाब ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप भी होगी और सियासतदान भी होंगे। तो यानी अब ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में फ़ौजी भी साथ बैठे होंगे उसी इदारे में, और उसी में पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर वगैरह मिनिस्टर भी होंगे। लेकिन जब 8वीं तरमीम शामिल की जब लाई गई थी ना, उसमें फिर ये चीज़ निकाल दी गई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं 8वीं तरमीम का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जो आरसीओ में जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें दोबारा 8वीं तरमीम के अंदर लाई गई थी। ठीक है ना। यानी कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर, ये ऑर्डर तो उसने खुद ही जारी कर दिया था ना ऐसे ही। ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ें उसने फिर पार्लियामेंट में 8वीं तरमीम के ज़रिए शामिल करवाई गई। अच्छा, इसके अलावा इसने ये कहा कि भाई जो जितने भी मार्शल लॉ के, मैंने जो मार्शल लॉ के दौरान जितने भी मैंने अहकामात लिए, ऑर्डर दिए, एक्शन लिए, उनको कोई चैलेंज नहीं करेगा, किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा, और उन सारे मार्शल लॉ ऑर्डर्स को, मैस को ना आपने वैलिडेट करना है, उसको तहफ़्फ़ुज़ पर उसको मना ठीक करवाना है, जायज़ करवा देना है। यानी कोई मेरे मार्शल लॉ के दौरान जो मेरे फैसले हैं वो उसको कोई ना चैलेंज करेगा, और जो मैंने किया उनको आपने वैलिडेट कर दिया, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया कानूनी तौर पर। और साथ में जनाब 1984 में जो इसका रेफरेंडम हुआ था ना, जिसमें इसने रेफरेंडम करके खुद को सदर किया था दोबारा कि जी जनाब अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आए, ये आए, वो आए, तो जनाब आप जो है ना मुझे, यानी कि एक मजहबी तौर पे इसने ब्लैकमेल किया था लोगों को, और रेफरेंडम की लैंग्वेज इस तरह लगाई गई थी, तो लोगों ने फिर क्या किया, इसको वोट दिया। और खैर वो रेफरेंडम भी ज़रा टोपी ड्रामा ही था पूरा का पूरा। उस रेफरेंडम की जो, उसको भी इस आरसीओ के ज़रिए उसको प्रोटेक्शन दी और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दी गई। इसके अलावा जनाब जो पार्लियामेंट है ना दोस्तों, उसके साथ एक वर्ड और ऐड किया, मजलिस शूरा। पहले सिर्फ पार्लियामेंट का वर्ड यूज़ होता था, मजलिस शूरा नहीं, लेकिन अब ये ज़िया ने कहा कि साथ में आप मजलिस शूरा भी लिखें। ये ज़रा अच्छा वर्ड है, अरबी है, ज़रा अच्छा लगता है। तो आज भी हमारे आइन के अंदर ये, जहाँ पे पार्लियामेंट होती है तो वहाँ पे मजलिस शूरा भी लिखा होता है। इसके अलावा जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसीजर होता है ना किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो इसने कहा कि जनाब इसमें एक चीज़ और शामिल कर दें कि जब आपने अदम एतमाद के तहत किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, तो साथ में जो दूसरा बंदा है, कैंडिडेट जो आपके नज़र में है, तो वो आपने बताना है कि भाई इसकी जगह पे हम इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, इसलिए हम इस बंदे को अब यहाँ से हटा रहे हैं। तो जब भी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टार्ट करेंगे या मोशन लेके आएंगे, तो साथ में जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है, जो आपके जहन में है कि हमने इसकी जगह इस बंदे को बनाना है, तो वो आपने ज़रूर बताना है। ठीक है। इसके अलावा जनाब इसने क्या किया, जो नेशनल असेंबली है, सेनेट है, इसमें बहुत सारी सीटों को आगे पीछे किया, चेंज किया। नेशनल असेंबली की सीटें 200 थी, 200 से लेकर 207 कर दी। माइनॉरिटी की सीटें 6 से 10 कर दी। ख़वातीन को जो रिजर्व सीटें थी 10 से 20 कर दी। ठीक है। इसके अलावा जो सूबाई असेंबलीज़ के अंदर भी जो माइनॉरिटी की सीट थी, उसमें उन्होंने 3 बलूचिस्तान के अंदर, 3 केपी में, 8 पंजाब में और 9 सिंध में। यहाँ NWF भी लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम NWF ही बोलते थे। फिर ये 18वीं तरमीम के अंदर इसका नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। इसके अलावा सेनेट में जो सीटें थी 63 से लेकर 87 कर दी गई। 24 सीटों का इजाफा किया, जिसमें टेक्नोक्रेट की सीट थी, ये सारा कुछ। और इसके अलावा फाटा की और फेडरल जो कैपिटल अपना इस्लामाबाद, इसकी भी सीटें इन्होंने शामिल की थी। इसके अलावा दोस्तों इसने क्या किया, जो ये पार्लियामेंट के अंदर जो क्वालिफिकेशन होती है ना मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट की, आर्टिकल 62 और 63 और 63 है, ये जो आप चीज़ें देख रहे होते हैं ना, खुसूसन 62 एंड 63 3A तो खैर वो 17वीं तरमीम में आया था,
बल्कि 14वीं तरमीम में आया था। लेकिन 62 और 63 के अंदर ये जो क्वालिफिकेशन है ना कि एक बंदा है वो इखलाकी तौर पे बड़ा बेहतरीन इंसान होना चाहिए, सादिक और अमीन होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होने चाहिए, वो सारी जो डिटेल है ना भाईजान, वो शुरुआत इस बंदे ने की थी। ठीक है ना, तो इसने ये सारी इंट्रोड्यूस कराई थी शुरू में। इसके अलावा दोस्तों जजेस के हवाले से भी कुछ चीज़ें तब्दील की गई। जो सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसको एक अदालत से दूसरी अदालत हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी इसने ये भी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया। इसके अलावा इसने अपने आप को एक और इख्तियार दिया कि वो किसी भी मखसूस हालात में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर सकता है हाई कोर्ट का, यानी हाई कोर्ट का कोई जज है, चीफ जस्टिस है, वो गायब है, ठीक है ना, तो उसकी जगह वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। तो ये भी इन्होंने थोड़ी बहुत तब्दीली की। इसके अलावा तो दोस्तों ये था आरसीओ, वैसे और भी बहुत सारी इसने तब्दीलियाँ की, लेकिन वो ज़्यादा गैर ज़रूरी है और हमारा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें इतनी खैर भी नहीं है, लेकिन अहम जितनी भी हैं बल्कि ज़्यादा ही मैंने आपको बता दी हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये जितनी भी सारी चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस कराई थी, फिर ये आगे चल के क्या किया गई थी, ये जनाब 8वीं तरमीम में शामिल की गई और 30 दिसंबर को मार्शाल्लाह ख़त्म कर दिया जाता है। और ये आरसीओ जो है ना वो फिर जनाब 17 अक्टूबर 1985 के अंदर मॉडिफाई किया जाता है और इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर आइन के अंदर। और इस आरसीओ के अंदर जो आर्टिकल 58(2) भी है वो फिर दोबारा 8वीं तरमीम के अंदर भी आइन के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और फिर इस आर्टिकल 58(2) भी का इस्तेमाल करके जो प्रेसिडेंट्स जो बाद में जो उन्होंने ड्रामेबाजियाँ की इस मुल्क के साथ, यानी जो गुलाम ईसा खान थे, उसने आर्टिकल 58(2) भी का इस्तेमाल करके मोहतरमा की हुकूमत ख़त्म की, फिर नवाज शरीफ की ख़त्म की, फिर जनाब इसी आर्टिकल 52 भी का इस्तेमाल करके जनाब फारूक लगानी ने फिर मोहतरमा की हुकूमत ख़त्म की। तो यानी उनके पास ये इख्तियार आया था। तो ये जो इख्तियार आया था ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये ज़िया उल हक ने, सबसे पहले आरसीओ में और आरसीओ के बाद 8वीं तरमीम के अंदर। तो ये जो चीज़ थी ना आर्टिकल 52 भी, इससे मुल्क में हमेशा जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर नहीं पाया। जिस बंदे की प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर के साथ यानी कि वो कोई मसला हो जाता था, नाराज़गी हो जाती थी, वो बंदा प्राइम मिनिस्टर को सीट से उठा देता था, फारिग कर देता था, घर भेज देता था, असेंबली डिसॉल्व कर देता था और फिर दोबारा इलेक्शन होते थे, यानी असेंबली कोई 5 साल अपनी पूरी करती नहीं थी। तो ये जो खतरनाक चीज़ थी ना दोस्तों आर्टिकल 52 भी, जिसकी वजह से सदर के पास ज़्यादा इख्तियार थे पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर के कम पास इख्तियार थे, इसकी शुरुआत इस आरसीओ के ज़रिए करवाई गई और उसके बाद ये 8वीं तरमीम में शामिल किया गया। लेकिन अल्लाह भला करे बाद में भी जो तरमीम आई बाद में, जैसे 13वीं तरमीम के अंदर इसको फिर नवाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया आर्टिकल 52 बी को, और उसके बाद फिर जनाब मुशर्रफ साहब आए, उसने 17वीं तरमीम के अंदर दोबारा इसको शामिल कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर जरदारी साहब आए, उसने 18वीं तरमीम के अंदर दोबारा इस आर्टिकल 52 बी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों अभी तक आइन के अंदर आर्टिकल 58 तो है लेकिन ये 2 भी नहीं है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक आरसीओ 1985।